साथियों नमस्कार। प्रोफेसर पीके जैन, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर, फिर एक नए विषय के साथ, नई सोच के साथ आपके समक्ष आज उपस्थित हूं मैं। साथियों, दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में जीनियस है, हर व्यक्ति की अपनी प्रतिभा है। बस अंतर ही होता है कि कुछ प्रतिभाएं मुखरित हो जाती है और कुछ प्रतिभाएं मौन रह जाती है। आज जिस विषय को मैं साझा कर रहा हूं उसका मुख्य बिंदु यही है कि वो प्रतिभाएं जो मौन है वो मुखरित कैसे हो सकती है। वो प्रतिभाएं जिनके बारे में हम जान नहीं पा रहे, क्या प्रयत्न करें, किस तरह की कोशिश करें कि वो प्रतिभाएं अपने आप को दुनिया के सामने ला सकें। साथियों, बहुत ज्यादा कोई बहुत लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजी करने की जरूरत नहीं होती। मैं आज आपको बताऊंगा कि सिर्फ 3 चरण हैं और वो 3 चरण किस तरह से हम पार कर सकते हैं ताकि आपकी मौन प्रतिभा मुखरित हो सके, मुखरित होकर के दुनिया के सामने आ सके। साथियों, सबसे पहले कोई ऐसा फील्ड, कोई ऐसा क्षेत्र आप चुन लीजिए जिसमें कि आप कंफर्टेबल हैं, आप कंफर्टेबल हैं और कॉन्फिडेंट हैं। और वो क्षेत्र और वो एरिया कोई सा भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, हर क्षेत्र की अपनी गुंजाइश है, हर क्षेत्र में स्कोप है, हर क्षेत्र में ग्लैमर है, हर क्षेत्र में आकर्षण है। इस दुनिया में असीम संभावनाएं हैं। जितनी समुद्र की बूंदें हैं उतने ही अवसर आपके लिए हैं और उन सभी अवसरों में आप अपनी प्रतिभा को तराश सकते हैं। जब आप एरिया को चूज करें, वो एरिया आर्टिस्ट का एरिया हो सकता है, कम्युनिकेटर का एरिया हो सकता है, एक सिंगिंग का एरिया हो सकता है, एक स्पोर्ट पर्सन का एरिया हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ आपको अपना एरिया तलाश लेना है। कई लोग हैं बाथरूम में बहुत अच्छा गाते हैं, बाथरूम में गाते गाते जिस दिन आपको पता लग जाए कि हाँ ये मेरा एरिया है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं, बस एक दिन अपना एक एरिया पकड़ लीजिए। और जब आप एरिया पकड़ लें तो उस एरिया को कभी भी, उस क्षेत्र को कभी भी छोटा मत समझिए। सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि कई बार हम अपने आप को धोखा देते रहते हैं कि जो मेरा एरिया है ये छोटा है, इसमें मैं कैसे एक्सेल कर पाऊंगा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनको भारत रत्न दिया हमने, उस प्रतिभा का कौन सा एरिया था? शहनाई। छोटी सी शहनाई को पकड़ा उस व्यक्ति ने जब वो 5 साल के थे और उसके बाद उस शहनाई को कभी जिंदगी में छोड़ा नहीं और उस शहनाई ने उस महान व्यक्ति को भारत रत्न दिलवा दिया। दूसरा उदाहरण है बांसुरी है। हरिप्रसाद चौरसिया है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनकी ख्याति फैल गई और ख्याति को फैलाया किसने? एक छोटे से उपकरण बांसुरी ने। एक व्यक्ति तबले पर थाप देता है और तबले पर थाप देकर के उस्ताद जाके उससे बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि क्षेत्र को छोटा बड़ा मत समझिए, हर क्षेत्र महान क्षेत्र है। ग्लैमर सिर्फ फिल्मी दुनिया तक सीमित नहीं है। हर क्षेत्र में ग्लैमर है, हर क्षेत्र में आकर्षण है, हर क्षेत्र में संपदा है, हर क्षेत्र में सब कुछ है। सिर्फ आप उस क्षेत्र को चुन लीजिए और चुन करके फिर अगले पड़ाव के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। जब आपने क्षेत्र चुन लिया, उसके बाद में सेकंड स्टेज, और सेकंड स्टेज है जिसको हम कहते हैं डेली इंप्रूवमेंट। चाहे वो डेली इंप्रूवमेंट हो, चाहे डेली कमिटमेंट हो। साथियों, जब भी आप किसी क्षेत्र को चुनते हैं, वो क्षेत्र आपका डेली कमिटमेंट मांगता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आप रोज टूथब्रश करते हैं, रोज दांतों में ब्रश करते हैं, तो आपको रोज करना पड़ता है। डेली कमिटमेंट है आपका, डेली इंप्रूवमेंट है आपका। अगर मैं कहूं कि आप रोज ब्रश मत कीजिए, साल में एक ही दिन 3 घंटे ब्रश कर लें हम, क्या आपका प्रयत्न सफल हो पाएगा?
नहीं हो पाएगा। रोज आप नहाते हैं, हमें सोचते हैं कि हम तो रोज नहीं नहाएंगे, सिर्फ साल में एक बार 3 घंटे के लिए नहा लेंगे। क्या आप अपने अपने शरीर को आप स्वस्थ रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। लोग एक्सरसाइज करते हैं, डेली जिम में जाते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं हम तो एक ही दिन जाकर के जिम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब किसी क्षेत्र को आप तराशना चाहते हैं, जब आप अपनी प्रतिभा को तराशना चाहते हैं, तो सेकंड स्टेज आपकी होती है कि आप कसम खा लें कि आप रोज उस क्षेत्र को कुछ क्षण या कुछ घंटे या कुछ मिनट आप देंगे। अगर वो डेली इंप्रूवमेंट का आपका वादा पूरा नहीं कर पाते हैं, डेली कमिटमेंट का आपका वादा पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फिर इस स्टेज पर आकर के आप फेल हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं जो क्रिकेटर है वो रोज स्टेडियम में जाता है, और जो बैडमिंटन का प्लेयर है वो रोज कोर्ट में जाएगा। जो अच्छा रेसलर है रोज रिंग में जाएगा, और जो रोज संगीतकार है, जो संगीतकार है वो रोज अपना रियाज करेगा। ये जो डेली का जो कमिटमेंट है, ये जो डेली का इंप्रूवमेंट है, वो डेली का इंप्रूवमेंट ही आपको आगे ले जाएगा। कहते हैं कि आपको अगर प्रतिभा को तराशना है तो आपको रोज कुआं खोदना पड़ेगा। अब लोग 2 तरह से कुआं खोदते हैं। एक तो एक जगह आपने कुआं खोदा, 100, 150, 200 फीट आपने कुआं खोदा, वहां से पानी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप जीनियस बनना चाहते हैं तो फिर कुआं खोद करके पानी से आपको संतुष्ट नहीं होना पड़ेगा। उसी जगह पर आप खोदते जाइए, खोदते जाइए, खोदते जाइए। 1000, 1500, 2000 फीट जब आप कुएं को खोदेंगे, उसमें से गैस और फिर तेल निकलने लग जाएगा। आप अगर जीनियस बनना चाहते हैं, आप अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया में मनवाना चाहते हैं, तो फिर पानी निकाल करके खुश मत होइए, खोदे जाइए। जब तेल निकल जाएगा वो दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा आपके इतिहास में, क्योंकि उस दिन आपकी प्रतिभा को लोग और दुनिया लोहा मानेंगी। इसीलिए कहते हैं कि जब आप डेली इंप्रूवमेंट करेंगे तब आप एक महान शख्सियत के रूप में स्मरण किए जाएंगे, याद किए जाएंगे। आज की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि हम डेली इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहते। हम जो क्विक रिजल्ट वाली बात करना चाहते हैं, वो हमारी प्रतिभा को जंग लगा देता है। मैं आपके सामने रोज आता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं, और पढ़ते पढ़ते मुझे क्लूज मिलते हैं, पढ़ते पढ़ते मुझे सूत्र मिलते हैं, और इन सूत्रों को मैं आपके सामने साझा करता हूं। साथियों, जब आप डेली इंप्रूवमेंट करेंगे तो वो डेली इंप्रूवमेंट आपका वैल्यू एडिशन करता है, और जो वैल्यू एडिशन होता है वही प्रतिभा को तराशता है। आपने पीवी सिंधु का नाम सुना है? मैंने उसके बारे में पूरा पढ़ा है। वर्षों तक रोज सुबह 3:45 बजे उठना, और उठ करके अपने घर से 50 किलोमीटर दूर जाकर के बैडमिंटन के कोर्ट में प्रयास करना। रोज की प्रैक्टिस ने उस खिलाड़ी को एक महान खिलाड़ी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप डेली इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो फिर आप प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। और जो डेली इंप्रूवमेंट होता है वो आपकी आदतों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन कर देता है। आपका उठना, आपका बैठना, आपका डिसिप्लिन, आमूलचूल परिवर्तन आपकी शख्सियत में हो जाएंगे। पीवी सिंधु ने खुद ने कहा कि 6 महीने और साल भर तक मेरे पास मोबाइल फोन नहीं रहता था, क्योंकि अगर मैं मोबाइल फोन रखूंगी तो मेरे कोच ने कह दिया कि तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये होता है अनुशासन, ये होता है डेली इंप्रूवमेंट का एक नतीजा। और जब आप डेली इंप्रूवमेंट करते हैं तो डेली इंप्रूवमेंट आपकी शख्सियत में एक चमक और एक शख्सियत में क्रांति ला देता है, और वो क्रांति आपको एक महान शख्सियत के रूप में प्रतिष्ठित भी कर देती है। और यही नहीं, जब आप डेली इंप्रूवमेंट करेंगे तो 3 या 5 साल का जो पीरियड होता है, 3 या 5 साल के बाद लोग आपके बारे में लिखेंगे, लोग आपके बारे में पढ़ेंगे, लोग आपके बारे में सोचेंगे, लोग आपको एक महान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित भी कर पाएंगे। लेकिन साथियों, ये जो सेकंड स्टेज है 3 से 5 साल, वो 3 से 5 साल आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। आपको उसी हिसाब से अपने को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा जो कि उस एरिया की और जो उस क्षेत्र की डिमांड है। और जो पेरेंट्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों को अपना फील्ड चुनने दीजिए। किस फील्ड में जाना चाहते हैं, हमसे ज्यादा वो बच्चे समझदार हैं। बच्चे की रुचि किस में, वो रुचि वो बच्चा स्वयं अपने आप में जानता है। मैं कई बार कहता हूं कि अगर एक बच्चा कमल का फूल बनना चाहता है तो क्यों आप उसे गुलाब का फूल बनाने पर उतारू हो जाते हैं। कमल के फूल की अपनी शख्सियत है,
कमल के फूल की अपनी खूबी है, उसको कमल का फूल बनने दीजिए। अगर वो सूरजमुखी का फूल बनना चाहता है तो सूरजमुखी का फूल बनने दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम एक प्रतिभा को तराशना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि प्रतिभा अपने अंतिम स्तर तक पहुंचे, तो उसके लिए उसकी रुचि और उसी रुचि के हिसाब से हमारा सहयोग भी बड़ा जरूरी होता है। तो इसी में कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी इच्छा जब थोप देते हैं, तब वो प्रतिभा का मार्ग कई बार अवरुद्ध हो जाता है। साथियों, थॉमस एडिसन महान आविष्कारकर्ता, 1093 पेटेंट्स उसके नाम। स्कूल के टीचर ने उसको कह दिया कि वो स्लो लर्नर है, वो नया कुछ सीख नहीं सकता। स्कूल में वो बैठ नहीं पाता था। लेकिन और दूसरी बात उसके साथ ये भी थी कि ही वॉज हार्ड ऑफ हियरिंग, वो सुन भी नहीं पाता था, क्योंकि उस समय तक सुनने वाले उपकरण भी विकसित नहीं हुए थे। तो ना तो उसको सुनाई देता था, ना क्लास में उसकी ग्रेड अच्छी आती थी, वो पढ़ भी नहीं पाया। लेकिन 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 उसमें एक प्रतिभा थी। वो प्रतिभा ये थी कि बस वो इनोवेशन उसके दिमाग में घूमता रहता था, और जो इनोवेशन उसके दिमाग में घूमता रहता था, वो टेबल पर कुछ न कुछ अपना काम करते जाता था, और वो काम उसका इन्वेंशन और इनोवेशन तक अपने आप को उसने सीमित रखा। और उसी इनोवेशन का परिणाम ये हुआ कि आज उसके नाम पर 1093 पेटेंट्स हैं, एक से बढ़कर एक उसके पेटेंट रहे। और उसी ने अपने आखिरी समय में ये कहा कि अगर आप अपनी प्रतिभा को तराशना चाहते हैं तो उसमें 1% आइडिया होता है और 99% आपकी हार्ड वर्किंग होती है। अगर आपकी हार्ड वर्किंग नहीं है तो फिर आइडिया भी किसी काम का नहीं होगा। वो जो 3 से 5 वर्ष तक का मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, जो 3 से 5 वर्ष के आपको मैं समय बता रहा हूं, जो मैं डेली इंप्रूवमेंट बता रहा हूं, उसी डेली इंप्रूवमेंट को एडिसन जैसी व्यक्ति ने भी प्रयत्न में काम लिया। जिंदगी भर वो इन्वेंशन करता रहा, सोचता रहा, करता रहा, सोचता रहा, और उसी का परिणाम ये हुआ कि 1915 में उसको नोबेल प्राइज मिला। और जब उसको नोबेल प्राइज मिला तो उसके साथ उस नोबेल प्राइज को 2 व्यक्तियों को दिया गया, टेस्ला और एडिसन। 1915 में उसने उस नोबेल प्राइज को लेने के लिए मना कर दिया। उसने कहा नहीं, मेरा काम बहुत ज्यादा है, मैं टेस्ला के साथ उस नोबेल प्राइज को शेयर नहीं करना चाहता। और देखिए 1923 में फिर नोबेल प्राइज मिला और उस अकेले व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया गया। ये होती प्रतिभा, ये होती प्रतिभा का कमिटमेंट। मैं आपको प्रतिभा का एक दूसरा उदाहरण देता हूं। हमारे देश में महान कवि गोपाल दास नीरज, जिनका कि अभी 1.5 साल पहले निधन हुआ, एक से बढ़कर एक गीत उस व्यक्ति ने लिखे। चाहे वो गीत कारवां गुजर गया और हम गुबार, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रहे, चाहे उसका गीत ऐ भाई जरा देख के चलो, या फिर उनका गीत कि शोखियों में डोला जाए फूलों का शबाब। एक से बढ़कर एक उसने गीत बढ़िया लिखे, एक से बढ़िया गजल से बढ़िया लिखी। वो क्यों लिखी? क्यों 8 साल की उम्र से वो व्यक्ति कविता और शायरी के क्षेत्र से जुड़ गया, और जब कविता और शायरी के क्षेत्र से जुड़ा तो जिंदगी भर वो कविता और गीत और शायरी का व्यक्ति होकर के रह गया। पद्मश्री, पद्मभूषण, पता नहीं कितने पुरस्कार उस आदमी को, व्यक्ति को मिल गए। साथियों, गिलहरी की अपनी प्रतिभा है और शेर की अपनी प्रतिभा है और चींटी की अपनी प्रतिभा है, और ये जो प्रतिभा है उसको किसी से कंपेयर मत कीजिए आप। अगर चींटी सोचने लग जाए कि सारी प्रतिभा शेर में होती है, ऐसी बात नहीं है। हर व्यक्ति की, हर क्षेत्र की अपनी प्रतिभा है, और उसके साथ साथ जब आप में प्रतिभा आ जाए तो फिर भी अहंकार मत करना। आज के हजारों साल पहले डायनासोर हुआ करते थे। धरती जब वो चलते थे धरती कांपती थी, लेकिन बहुत अहंकार था अपनी ताकत पर, अपनी सामर्थ्य पर, अपनी प्रतिभा पर। वो डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन उसी समय कॉकरोच जिंदा था। वो कॉकरोच आज तक भी जिंदा है, वो चींटी आज भी जिंदा है। इसलिए जब भी आप में प्रतिभा है तो उस प्रतिभा का अहंकार मत कीजिए। तो साथियों, मैं आज आपसे सिर्फ एक वादा चाहता हूं कि जो भी आपका क्षेत्र है उसको चूज कर लीजिए, उसको चुनिए, और जब आप चुन लें तो 3 या 5 साल का समय उस क्षेत्र को दे दीजिए, और वो एक क्षेत्र हो जिस पर कि आप फोकस करें। ऐसा ना हो कि हम थोड़ा तो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, थोड़ा संगीतकार बनना चाहते हैं, थोड़ा गीतकार बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं, बस एक क्षेत्र चूज कर लीजिए और उस क्षेत्र के पीछे पागल होकर के पड़ जाइए। जब 3 या 5 साल आप पागल होकर के पड़ जाएंगे, निसंदेह आपकी प्रतिभा की शोहरत बुलंदियों पर आ जाएगी, और वो बुलंदियों पर जब आएगी तो आपकी शोहरत को दुनिया देखेगी, हम लोग देखेंगे,
और जब हम लोग देखेंगे तो फिर निस्संदेह आप महान व्यक्ति के रूप में इस दुनिया में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। साथियों, मुझे कई लोगों ने पूछा कि साहब ये प्रति सप्ताह विषय किस तरह से चूज करते हैं, किस तरह से विषय का सिलेक्शन करते हैं। तो साथियों, आपके कमेंट्स आते हैं, आपके सुझाव आते हैं, और जब आप मुझे बताते हैं कि सर अगले सप्ताह इस विषय पर आप बोलिए, तो उसी विषय को मैं चूज करता हूँ। आप कई लोगों ने कई कमेंट्स में मुझे बताया गया कि सर प्रतिभा को कैसे पल्लवित किया जा सकता है, उस विषय पर बोलिए। उसी विषय पर आज मैंने आपके सामने अपने विचार को साझा कर लिए। साथियों, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।